स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और डिस्प्ले को यहाँ पे आके कैप्चर करते हैं, इसको ओके करते हैं और इसको यहाँ पे जो है ना वो हम अच्छा टर्मिनल स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के साथ काम करेंगे। तो इसके लिए हमें ये करना है कि दो टर्मिनल्स ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आज काम जो है वो करना है इंटीग्रेशंस पे। फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ किस तरह से हम लोग जो है वो लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टर्मिनल को क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। बैच 2 17 16 के अंदर ये खुला हुआ है, तो एंटर करते हैं इसको पहले और CD करेंगे और CD करके फ्रंट एंड लिख देंगे और एंटर करेंगे इसको, तो ये फ्रंट एंड का टर्मिनल खुल गया। अगर आप देखें तो ये रहा, ठीक है। अब फ्रंट एंड में है रिएक्ट ऐप, तो हम इसको करेंगे npm रन और डेव, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कह रहा है कि npm run dev इज नॉट कमांड। इसकी वजह यह है कि आप देखो फ्रंट एंड के अंदर से हमारे नोड मॉड्यूल्स मिसिंग है, ठीक है। तो जब नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो फिर ये डेव की कमांड काम नहीं करेगी। तो नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने की कमांड क्या थी, npm install। एंटर करते हैं इसको और जो है ना वो ये इंस्टॉल कर देगा। जब तक बैकएंड में भी यही इशू है, बैकएंड के भी नोड मॉड्यूल्स हमारे क्या हैं, मिसिंग। तो हम ये पे भी वही कमांड लिखेंगे npm install और एंटर cdo। लो अब इसने गलती क्या की है कि यहाँ पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना दी है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट, राइट क्लिक और डिलीट। अच्छा कंट्रोल B करते हैं और इसको npm run dev करके फिर उधर चले जाएंगे, कंट्रोल C कर लेते हैं एक दफ़ा और npm run dev बैकेंड फ्रंट एंड तैयार हो जाए तब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं CD। और कहाँ जाना है, हमने स्क्रीन का साइज़ काफ़ी छोटा पड़ गया है अब, तो ये रहा CD और बैकेंड, CD और बैकेंड, ठीक है। एंटर करते हैं, बैकेंड के फोल्डर में चले गया, npm run dev स्टार्ट हो जाएगा हमारा बैकेंड में। नोट मोन इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड है, किया नहीं था। अच्छा चलो npm इंस्टॉल, फ्रंट एंड की जो बैकेंड की साइड है उसको थोड़ा छोटा करते हैं, npm इंस्टॉल और ये रहा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पहले हमने जिक्र किया हुआ है क्लास में, किया है, किया हुआ है। चलिए सर्वर स्टार्ट हो गया है, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब फ्रंट एंड को चलाते हैं, ठीक है। ये रहा, इसको क्लीन करने का सारी चीज़ों का आप लोगों को पता है, फॉर्म बनाने का भी पता है। तो अगर मैं आप लोगों को दे दूँ तो बना लेंगे जल्दी से। कंट्रोल ए एंटर RAFCE, ठीक है। ऐप आ गया, इसको करते हैं फ्रेगमेंट्स में बंद हम लोग। ये रहा, फॉर्म को जल्दी से फील्ड्स दे देते हैं। हमारी क्या बैकएंड की फील्ड्स हैं, स्टूडेंट के अंदर जाएंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कोर्स और एज, ठीक है। तो हम फॉर्म दे ना दें, चलो बना के ना इसको दे देंगे, ये इसको स्टाइल कर देगा, ठीक है। बना खुद लेते हैं, आप लोगों का वो एक लेक्चर भी रिपीट हो जाएगा। अच्छा फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे, ये रहा। एक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये रहा, ठीक। फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और फॉर्म के अंदर आकर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर आपने लगा लेनी है जी इनपुट फील्ड्स, इनपुट
और ये रहा, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस ऑर्डर डालते हैं, लेबल को ज़रूरत यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर नेम, ठीक है। कॉपी, 5 फील्ड्स हैं हमारी, ये रही। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंटर योर ईमेल, तो इसकी टाइप भी क्या करेंगे, ईमेल, ईमेल। अच्छा, उसके बाद क्या है, पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। इसके बाद क्या आता है, कोर्स, एज, नंबर, यानी तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, एंटर योर एज। उसके बाद क्या था, कोर्स, तो कोर्स की टाइप क्या है, टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ही देंगे, एंटर योर कोर्स, ठीक है। ये कोर्स का नाम जो है ना वो अपना एंटर कर रहा है, सही है। अब सबमिट का बटन आएगा, बटन, और उसको क्या देते हैं, सबमिट, और इसको स्टाइल कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। टेलविंड सीएसएस को किया हुआ था हमने, ठीक है, तो टेलविंड सीएसएस से, तो टेलविंड सीएसएस का सेटअप करना पड़ेगा हमें पहले, और उसके लिए हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। हो गया, अल्लाह हाफिज़। चलो, इसको जो है ना वो टेलविंड सीएसएस पहले से इंस्टॉल थी, अच्छा नहीं, वो स्टाइलिंग है, ठीक है। और टेलविंड सीएसएस डॉक्स पे चले जाते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स में, और हम लोग जो है ना वो यहाँ पे आकर ये काम जो है ना वो कर लेते हैं। ये कमांड है हमारी, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके फ्रंट एंड में इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड में टेलविंड सीएसएस यूज़ होनी है, तो हम इसको फ्रंट एंड में इंस्टॉल करेंगे। जो फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो फ्रंट एंड में इंस्टॉल होंगे, जो बैक एंड की लाइब्रेरीज हैं वो बैक एंड के साथ काम करेंगे। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक हम ये काम कर लेते हैं। वो कह रहा है कि v.config.tsx के अंदर ये काम करो, हमारे पास v.config.js है, तो हम उसके अंदर जाएंगे और ये वाली लाइन जो है ना वो इंपोर्ट कर देंगे। दूसरे नंबर पर वो हमें कह रहा है कि ये वाली लाइन जो है वो प्लगइन्स के अंदर ऐड करो, तो प्लगइन्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे रिएक्ट पहले से पड़ा हुआ है, रिएक्ट के बाद ये लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक लाइन जो है इंपोर्ट करनी है टेलविंड सीएसएस को, कहाँ पे, सीएसएस की फाइल के अंदर, तो हमारी index.csx जो ग्लोबल फाइल है उसके अंदर मैं ये जाकर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। app.css की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके कोड को जो है ना वो यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। आप फाइल रिमूव करना चाहें तो आप फाइल भी रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इस टर्मिनल को मैं अब बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरा टेलविंड का सेटअप हो चुका है। अब अगर हम वापस आ जाएं तो ये रही, ठीक है। आप देखें, जब भी आपने चेक करना हो कि टेलविंड सही तरह से इंस्टॉल हो गई है, बूटस्ट्रैप सही तरह से इंस्टॉल हो गई है या नहीं, तो उसके लिए काम यही है कि अगर आपने इसका सेटअप किया है उसके बाद आपको ये HTML का एलिमेंट लगाएं जिसको डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग मिली होती है। जैसे आपका बटन है उसको डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग पूरा बॉर्डर और पैडिंग मार्जिन सब कुछ सेट होता है। उसके बाद आपकी इनपुट फील्ड है तो उनके साइड पे भी आउटलाइन आ रही होती है। तो अगर वो स्टाइल आपको यहाँ पे डिस्प्ले ना हो तो इसका मतलब है कि आपकी टेलविंड या बूटस्ट्रैप सही तरह से लिंक हो गई है, यानी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग जो है वो उसने सारी की सारी जो है वो ख़त्म यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जल्दी से जाते हैं उसके पास, ChatGPT के पास, और उसको कहते हैं कि स्टाइल दिस कंपोनेंट यूजिंग टेलविंड CSS। तो Ctrl+T करते हैं, Ctrl+V करते हैं, और स्टाइल दिस फॉर्म यूजिंग टेलविंड CSS, ठीक है। अच्छा, ये इसको स्टाइल करके दे देगा हमें, ये रहा। कॉपी करते हैं इसको और ऐप के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं, ये रहा। चेक करते हैं क्या बना है, यही बना के देता है हर दफ़ा। अच्छा चलिए, ये इसने बना के दे दिया फॉर्म, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इस फॉर्म को हैंडल करने का। अब फॉर्म हैंडलिंग का पहले भी एक दफ़ा हमने कोर्स में किया हुआ है काम, देन सेकंड दफ़ा कर रहे हैं। अब जो है हम सेकंड दफ़ा कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। काम क्या है कि जी पहले सबसे पहले हमने जब भी फ्रंट एंड पे हमें फॉर्म बनाने के लिए कहा जाता है तो हमें इस फॉर्म को प्रॉपर हैंडल करके देना पड़ता है, यानी इस फॉर्म के अंदर हम जो भी डाटा लिखे वो हमारा डाटा जो है हमें कंसोल में शो होना चाहिए। तो करते हैं जी काम। सबसे पहले कंसोल के अंदर जाते हैं। अभी तो हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ मैं, एक फेक फिलर नाम की एक्सटेंशन है, यहाँ पे आ जाए ब्राउज़र पे, तो फेक फिलर,
ठीक है, ये एक्सटेंशन है, ये आप लोग इंस्टॉल कर लें, ब्राउज़र की एक्सटेंशन है जिसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर आपके जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना, ये फील्ड्स के अकॉर्डिंग खुद ब खुद उसके अंदर डाटा जो है वो ऐड कर देता है। ठीक है, तो आप ये इंस्टॉल कर लें अपने ब्राउज़र के अंदर, और मैंने इसको सबमिट जब कर रही हूँ तो आप देखेंगे सबमिट पे कुछ भी नहीं आ रहा और दूसरा पेज भी रीलोड हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप आ जाएंगे यहाँ पे फॉर्म्स में। सबसे पहले हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी, जिस स्टेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं उन सबको स्टोर करेंगे। तो कॉन्स्ट मैं इसको नाम जो है वो दे देती हूँ डाटा का, सेट डाटा और इज इक्वल टू यूज स्टेट और एक कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर अब नेम। सबसे पहला हमारा क्या था, नेम। जो आपने नेम जो रखने हैं ना वो वही रखने हैं जो आपके इसके अंदर है नेम। उसके बाद क्या है, ईमेल। तो आप इसी को जो है ना वो यहाँ से कॉपी करेंगे और इनिशियल स्टेट क्या होगी, नेम की इनिशियल स्टेट होगी कि नेम की फील्ड जो है वो क्या होगी, खाली। ठीक है, उसके बाद ईमेल, तो ईमेल भी क्या होगा, खाली। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी। उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड भी इनिशियली तौर पर क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी। सही है। उसके बाद अगली बात क्या आती है हमारे पास, कोर्स, कॉपी और FJSX कोड और ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्टूडेंट एज, कॉपी और स्टूडेंट FJSX और एज कोलन, ये रहा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम बंद करते हैं और ये रहा हमारा डाटा। अब हमने क्या करना है, इनपुट फील्ड्स के अंदर आपने जब भी फॉर्म हैंडल्स करने होते हैं तो 3 एट्रीब्यूट्स पास करने होते हैं, एक नेम का, एक वैल्यू का और एक ऑन चेंज। ठीक है, हम ये तीनों पास करते हैं और उसके बाद देखते हैं नेम क्या है, कि आपकी इनपुट फील्ड का नेम क्या होगा, यानी ये जो 5 चीज़ें हैं इनमें से आपकी इनपुट फील्ड का क्या नाम है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वाली इनपुट फील्ड किसके लिए, नेम के लिए। तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट देंगे नेम इज इक्वल टू नेम। वैल्यू क्या है, यानी अगर हम इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो टाइप वैल्यू किस में जाएगी, नेम में ही जाएगी। तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, डाटा डॉट नेम। क्योंकि आप देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, डाटा के अंदर। अगर आप ऊपर देख लो, कौन डाटा कोलन कर्ली ब्रैकेट्स और नेम, तो डाटा डॉट नेम आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी चीज़ अगर आपने गेट करनी है तो उसके लिए आप डॉट यूज करते हो वेरिएबल के नाम के साथ, तो डाटा डॉट नेम आ गया। अच्छा, थर्ड हमारा जो है ना उसको कहा जाता है जी ऑन चेंज। ठीक है, कि अगर हम इनपुट फील्ड्स के अंदर कोई चेंज करें, कोई चीज़ टाइप करें तो वो कहाँ जाए, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल चेंज का, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ये क्या काम करेगा कि हम लोग इनपुट फील्ड के अंदर जो भी चीज़ टाइप करेंगे उस टाइप शुदा चीज़ को ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ठीक है, और उसको स्टोर किस में करवाएगा, हमारे डाटा वेरिएबल के अंदर जो नेम है उसके अंदर। ये रहा। अब नीचे आ जाते हैं, यही 3 चीज़ें नीचे यूज होनी है, चेंज होंगी इनकी के। नेम की जगह आ जाएगा आपका ईमेल, डाटा डॉट ईमेल डॉट करते हैं तो ये खुद ही जो है ना वो डाटा डॉट ईमेल। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ऑन चेंज हैंडल आ गया आपका। आगे चलते हैं ये, और इसके बाद इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आकर लिखते हैं नेम के बाद ये है पासवर्ड की फील्ड। अच्छा, एग्जैक्ट स्पेलिंग ऊपर वाले के सेम रखने हैं जैसे आपने ऊपर रखे हुए, अगर ज़रा भी आगे पीछे हुआ तो ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, एरर दे देगा। अच्छा, इसको ही कॉपी करते हैं यहाँ पे भी और कंट्रोल ई, पासवर्ड यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कोर्स और एज। तो पासवर्ड हो गया, ये क्या आएगा हमारा, कोर्स, एज आएगा, एज। ठीक है, पासवर्ड डॉट एज। ठीक है, कॉपी और पासवर्ड डॉट कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी आकर
डॉट एज, ठीक है, कोर्स पासवर्ड डॉट और कोर्स, ठीक है। अच्छा जी, ये तीन चीजें आपने देखें क्या क्या चीज पास की, नेम, वैल्यू और चेंज। अब नेम क्या है, आपकी इनपुट फील्ड का नेम, कि आप इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या काम करेंगे। वैल्यू कि जो भी उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई होगी ये उसको स्टोर करेगा, ठीक है। ऑन चेंज क्या है, अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं तो उस चेंज को वो क्या करेगा, हैंडल करेगा, और नेम जिस भी इनपुट फील्ड के अंदर चेंज हुआ है उसको पास कर देगा वैल्यूज उस फील्ड के कीवर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हैंडल चेंज को पहले सबमिट करके देखते हैं। कॉन्स्ट सबसे पहले करेंगे डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर क्या करने का क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो चीज़ें आपको चाहिए आप वो निकाल लो, बाकी चीज़ों को रहने दो। डी स्ट्रक्चर करना ये होता है, यानी फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट, ये मेरे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर है 5 चीज़ें, मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। मैं इनको यूज़ करना चाह रही हूँ, तो आप क्या करें, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ईमेल, जो चीज़ें आपको चाहिए उनकी इसके नाम लिख दें और पासवर्ड। ये कहाँ से आ रही है, ये कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर से आप निकाल रहे हो, डाटा ना, ये कहलाती हैं आपकी चीज़ें डी स्ट्रक्चर करना। हम भी डी स्ट्रक्चर ही करेंगे, और हम यहाँ पे आके कहते हैं कि कॉन्स्ट सिर्फ हमें 2 चीज़ें चाहिए। इनपुट फील्ड के अंदर देखिए हम मल्टीपल चीज़ें, प्लेस होल्डर, नेम, क्लास नेम, वैल्यू, ऑन चेंज, हमें सिर्फ यहाँ से 2 चीज़ें चाहिए, नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू। ये कहाँ से आ रही हैं, इवेंट डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट। ई का मतलब क्या है, इवेंट। इवेंट क्या है, कोई भी काम जो आप अपने कीबोर्ड या माउस की हेल्प से अपनी वेबसाइट से करते हो वो क्या कहलाते हैं, आपके इवेंट। कोई भी काम जो अपने माउस या कीबोर्ड की हेल्प से अपनी वेबसाइट पे आप करेंगे, ये आपका काम क्या कहलाएगा, इवेंट। अब आप देखें, आप किसी भी इनपुट फील्ड के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आकर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर कुछ टाइप करेंगे। ये क्लिक करना और ये टाइप करना क्या था आपका, इवेंट। और ये क्या करेगा कि इवेंट की बेस पर टारगेट करेगा नेम को और वैल्यू को। कौन से नेम और कौन सी वैल्यू को, इनपुट के नेम को और इनपुट की वैल्यू को। जब आप इसके अंदर कुछ भी टाइप करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन किसकी वैल्यू चेंज होगी, नेम उसको ट्रैक करेगा, ठीक है। तो ई डॉट टारगेट इवेंट की बेस पर टारगेट करेंगे हम इनपुट फील्ड के अंदर नेम और उसकी वैल्यू को। उसके बाद क्या करेंगे, सेट करवा देंगे, सेट डाटा, यही वाला, ठीक है। वो कैसे, इवेंट, ठीक है, प्रीवियस, और उसके बाद ठीक है जी। ये क्या करेगा कि प्रीवियस वैल्यू, यानी अगर ये 5 इनपुट फील्ड्स है ना, अब हमने यूज किया हुआ है सेट डाटा, ठीक है। सेट डाटा क्या करेगा, इस पूरे के पूरे डाटा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि भाई जिस फील्ड के अंदर चेंज हुआ है ना, सिर्फ उसके अंदर चेंज करो, बाकी का डाटा वैसे ही रहने देना। इसलिए हमने इसके अंदर पास किया एक पैरामीटर प्रीवियस का, और हम इससे कहते हैं कि जो प्रीवियस डाटा है ना, स्प्रेड ऑपरेटर, ये हमने बात की हुई है स्प्रेड ऑपरेटर की और रेस्ट ऑपरेटर की। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि आपके डाटा को स्टोर करके एक स्प्रेड कर देता है, मतलब आपका डाटा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इसके अंदर 5 चीज़ें हैं, तो इन 5 चीज़ों को ये क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट कर देगा। ये किस बेस पर सेपरेट करेगा, नेम और उसकी वैल्यू की बेस पर। तो इसलिए हमने यहाँ पे आकर जो है ना वो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है कि डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको सेपरेट सेपरेट कर दो। और किस बेस पर सेपरेट करना, नेम और उसकी वैल्यू की बेस पर, ठीक है। ये रहा नेम और उसकी वैल्यू की बेस पर, और जो भी नई वैल्यू आएगी वो ही नेम, जो उसकी भी नेम होगा उसकी वैल्यू को अपडेट कर। अच्छा, अब ये तो हमने काम कर लिया, इनपुट के साथ हमने काम कर लिया, उसके अंदर जो वैल्यूज लिखेंगे ये उसको ट्रैक कर लेगा, हमने उसके साथ भी काम कर लिया। लेकिन अगर हम लोग ये करना चाहें कि जब फॉर्म सबमिट होगा, अब देखिए आप, अगर मैं ये क्लियर कर दूँ चीज़ें, हम इसके अंदर कुछ टाइप करते हैं, हम टाइप कर रहे हैं लेकिन वो हमें कंसोल में नहीं शो हो रहा। एक काम आसान करते हैं, नेम को जो है ना मैं कंसोल में शो करवाती हूँ, CLG
नेम इज इक्वल टू ये रहा, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस फील्ड में आए, कुछ टाइप करते हैं तो फील्ड का नाम क्या था, ईमेल, इसने यहाँ पे ईमेल शो करवा दिया। आगे चलते हैं, पासवर्ड है, टाइप करती हूँ तो कौन सी फील्ड में मैं चेंज कर रही हूँ, पासवर्ड। तो ये डाटा को बताएगा कि भाई इस ईमेल इस फील्ड के अंदर ये बंदा चेंजेस कर रहा है। अब चेंज क्या मैं कर रही हूँ वो कौन ट्रैक करेगा, ये वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, इसी को नीचे पेस्ट, और क्या हुआ आशिफ, वो बाइक की चाबी है। इधर ही देख लो, शहर इधर देखो कहीं होगी। उधर देख लो, आप उधर गए थे, बैग में चेक करो। अच्छा, वैल्यू क्या करेगी कि आप अब देखो नेम का एट्रीब्यूट क्या कर रहा था, सिर्फ आपकी इनपुट फील्ड के नेम को ट्रैक कर रहा था। और वैल्यू क्या करेगी, अब आप उसके अंदर जो टाइप करोगे ये उस वैल्यू को ट्रैक करेगा। आप देखो, नेम इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि पासवर्ड के अंदर आपने क्या लिखा और ईमेल के अंदर आपने क्या लिखा, ठीक है। अब ये कौन बताएगा हमें, वैल्यू का एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आके मैं देखो, अब देखो नेम क्या है, एज, वैल्यू क्या है 2। जैसे जैसे मैं वैल्यूज एंटर करती जाऊंगी ये वैसे वैसे उनको ट्रैक करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो काम करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई ये सिर्फ एक एक चीज़ को ट्रैक ना करे, बल्कि पूरे फॉर्म को ट्रैक करे। जब मैं इसको क्या करूँ, सबमिट करूँ, ठीक है। सबमिट के बटन पे फॉर्म सबमिट होता है ना आपका, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इसको सबमिट करूँ तो ये सारा का सारा डाटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू, हाँ जी नहीं मिली, चलो एक दफ़ा सारे ज़रा आप आगे पीछे हो जाए, पीछे वाले भी ज़रा ये देख ले। नहीं है, अच्छा। अब सबमिट करना भी क्या है, एक इवेंट है, तो हम ई करेंगे इसको, ठीक है। और अब क्या करना है हमने कि देखिए आपके सबमिट करने पर ना हमारा पेज रीलोड हो रहा है, और पेज रीलोड करना तो हमारे इसका बिहेवियर नहीं है रिएक्ट का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिहेवियर को ख़त्म करना पड़ेगा। और रीलोड करना एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है आपके फॉर्म का, तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ख़त्म करेंगे इसको, ये सरफराज कैसे ख़त्म करेंगे इसको। पेज को रीलोड करने की से रोकने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रीवेंट, इवेंट की बेस पर प्रिवेंट कर दो, यानी ख़त्म कर दो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कहते हैं कि कंसोल में प्रिंट करवा दे, ठीक है। अब देखो जो भी नेम और जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी स्टोर किस में होंगी, इसमें। ये क्या है, नेम पहले से ही मौजूद है, वैल्यूज वो आएंगी जो हम वहां से टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने स्ट्रिंग लगाई हुई है ये असल में हमारी वैल्यूज हैं। इब्तदाई तौर पर जब फॉर्म यूज़र के सामने जाएगा तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। लेकिन जब यूज़र कोई टाइप करेगा तो वो वैल्यूज यहाँ पे आकर हमें क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप क्या करना, जब हम कंसोल करेंगे तो जब यूज़र डाटा सबमिट करे तो सबमिट डाटा इज इक्वल टू और डाटा का
वेरिएबल, ये वाला, ठीक है। अब ये फॉर्म सबमिट होगा कब? फॉर्म के अंदर जाके ऑन सबमिट का जब हम हैंडल लगाएंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या है हमारे पास? हैंडल सबमिट, ठीक है। अब देखते हैं, वापस जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिल दिस फॉर्म, और ये रहा, सबमिट करते हैं एंड कैच एरर, और पेज भी रीलोड हो गया। दोबारा करते हैं ज़रा इसको, राइट क्लिक, फिल दिस फॉर्म, सबमिट एंड कैच एरर, एंड पेज जो है ना हमारा रीलोड हो रहा है। बटन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, EFAULT, वेरी गुड। आज तो भाई क्या नाम है, मोनम बहुत एक्टिव बैठे हुए क्लास में। सबमिट करते हैं इसको, तब आप देखिए सारे का सारा डाटा नीचे शो हो गया। अब ये यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, ये कहाँ जाना चाहिए? हमारी डेटाबेस के अंदर, बैकएंड में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैकएंड के राउट्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसको यूज़ करने से भी पहले ये हम लोग पर जो अपने फाइल्स खोली हुई है ना बहुत सारी, इनको हम बंद करते हैं। ये ठीक है, साइड पे भी क्लीन रखेंगे इसको, देखेंगे सारा कुछ खुला हुआ, समझ नहीं आ रही क्या बैकएंड का क्या फ्रंट एंड का। सबको एक साथ मिनिमाइज करो। फ्रंट एंड पे काम करना है तो फ्रंट एंड का फोल्डर खोलो और फौरन उसको बंद कर दो। बैकएंड पे काम करना है, खुल मिल गया, चलो शुक्र है। और बैकएंड का जब मिलेगा तो बैकएंड का काम करना है और उसको जो है उसके साथ आपने काम करना है। तो अभी हमें फ्रंट एंड पे ना एक सेटअप करना है, ठीक है। उसका नाम है जी कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम यूज़ करेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती हैं जी? एक तरह के ग्लोबल की बात की हुई है मेरे ख्याल से हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई की क्लास में पहले। नहीं, गेट पोस्ट क्रिएट तो है ही है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई मेरे ख्याल से मैंने कंटेनर, एक तरह का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग जो डाटा को है वो स्टोर करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक तरह का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को स्टोर करते हैं। और वो एक सेपरेट कंटेनर होता है, वो किसी कंपोनेंट के अंदर जो है वो कंटेनर नहीं होता। उसके लिए क्या तरीका होता है कि हमें जो है ना वो एक सेपरेट से कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, यानी एक तरह से एक कंटेनर बनाना पड़ता है जिसके अंदर हमारा क्या होगा, डाटा स्टोर होगा, और हम इसको जो है वो पूरी वेबसाइट के अंदर जो है वो पास करेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर्स के थ्रू ही हम इसको पास करते हैं। लेकिन एक दफ़ा देख लेते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं। असल में ये फाइल जो है ना वो एसेट्स के अंदर होती है, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर क्योंकि हमने भी सही तरह से फोल्डर नहीं बनाया हुआ तो हम लोग इधर ही कर लेते हैं, एसेट्स के अंदर context.jsx। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं आप कॉन्स्ट, एक जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, और इसका नाम आप रखेंगे ये आपके पास फंक्शन है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आके क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब आपने क्या किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट के लिए ये एक तरह का एक कंटेनर बना लिया है, लेकिन अब आप इस कंटेनर को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट प्रोवाइडर बनाएंगे। ये प्रोवाइडर क्या करेगा कि आपकी ऐप को इस कंटेनर से डाटा लेकर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इज इक्वल टू, और इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट आएगा चाइल्ड के नाम से। ये चाइल्ड क्या है कि आपके जो भी डाटा होगा वो आपका यहाँ पे कहलाएगा चाइल्ड। इसके बाद हम यहाँ पे आ देते हैं, ये रहा। अब ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्योंकि एक कंपोनेंट बन गया है तो ये हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो रिटर्न भी करेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है। अब ये रिटर्न हमें क्या करेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है, और इसको हम लोग ये बंद कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यही वाला हमारा, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये वाला कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर हम लिखेंगे एट्रीब्यूट वैल्यू, और वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसको जो है ना पूरी चाइल्ड में यानी पूरी वेबसाइट के अंदर हम इसको जो है ना वो अपना
यूज़ कर सकें। ठीक है, यानी सबसे पहले कंटेनर एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक प्रोवाइडर बनेगा। ये प्रोवाइडर क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट से डाटा लेकर हमारी पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप में डाटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इस प्रोवाइडर को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये प्रोवाइडर यूज़ होगा हमारी मेन में स्ट्रिक्ट मोड के अंदर, क्योंकि यहीं पे हमारी पूरी की पूरी ऐप जो है वो कॉल होती है ना। वो हमारी रिएक्ट ऐप के अंदर से कोई भी कंपोनेंट उस वक्त तक कॉल ही नहीं हो सकता जब तक वो ऐप के अंदर या मेन के अंदर कॉल ना हो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे आकर क्या करेंगे, रैप करेंगे। अब हमने पूरी की पूरी ऐप को एक प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया है, और उस प्रोवाइडर का कंटेनर क्या है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट। अब हमने एक हुक बनानी है, कस्टम हुक। रिएक्ट में हमने अभी करी यूज स्टेट, यूज इफेक्ट हुक, यूज रेफरेंस हुक। अब हम कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। तो कॉन्स्ट, और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं कॉन्टेक्स्ट डाटा इज इक्वल टू वही कस्टम हुक, और इसके अंदर ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा, बल्कि ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे ही आ जाते हैं और कॉन्टेक्स्ट, बल्कि हुक आएगी हमारी यूज़ कॉन्टेक्स्ट के नाम से, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना ये वाला कॉन्टेक्स्ट। ये रहा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। क्या करेगी, हमारी हुक है ये, हमारे पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक्सेसिबल बनाएगी हमारी वेबसाइट के अंदर। प्रोवाइड तो ये कर देगा, ठीक है, लेकिन किस चीज़ को हमने यूज़ करना है इस पूरे कंटेनर के अंदर से, वो हमें हेल्प करेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट डाटा को। ठीक है, अच्छा चार्जेस का जो है हम लगा लेते हैं, हैं इसको, किसको, कॉन्टेक्स्ट को, ये वाले कॉन्टेक्स्ट को, ये वाले कॉन्टेक्स्ट को, इसको एक्सपोर्ट हम अगर ना करें तो फिर ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे आकर। अच्छा, अब वैल्यू हमारी खाली है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट को हमने इसलिए बनाया है कि हमने बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ करना है इंटीग्रेट। अब फ्रंट एंड की बहुत सारी एपीआईज होती हैं जिनको आप लोग जो है ना वो एक के बजाय मल्टीपल टाइम जगहों पर जो है ना वो यूज़ करते हैं। अब गेट की एपीआई है, आप अभी इसको यूज़ करोगे गेट स्टूडेंट के टेबल के अंदर। अब हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम करना हो, आपने एक फ़िल्टर लगाना हो कि भाई एक आपका कोर्स का पेज है वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स इनरोल किए हैं ना उनके नाम चाहते हो। उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया हुआ ना, तो आप दोबारा से एपीआई को बैकएंड से कॉल करोगे और उस पेज के लिए दोबारा से उसको गेट करोगे और उधर डिस्प्ले करवाओगे। लेकिन अगर ये काम आपने कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है तो आप एक ही दफ़ा एपीआई को कॉल करोगे, डाटा यहाँ पे स्टोर करवा लोगे, जहाँ जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, जिस जिस तरह ज़रूरत है आप उसको कॉल कर सकते हो। यानी आपको बार बार बैकएंड के पास एपीआई फैच करने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब एपीआई फैच करने नहीं जाओगे तो आपकी हर फाइल के अंदर कोड भी कम रहेगा। ठीक है, ये आपका छोटा सा इसका रोल है। अब सबसे पहले जो है ना हम एपीआई फैच करते हैं गेट की। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारी एपीआई जो है ना हमने नई बनाई थी, तो उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा, ये क्या कह रहा है, अच्छा डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना हमने चाइल्ड को रैप करना था, हमने सिंगल के अंदर रैप किया, और इसको जो है ना हमने खत्म करना है यहाँ पे। अब एरर जो है ना हमारा ख़त्म हो गया होगा। ये क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड इज़ नॉट डिफाइंड context.js लाइन नंबर 1, रिक्वायर्ड, ये देखो रिएक्ट उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसका जो आर है ना ये बैकएंड में, लो नहीं बैकएंड में नहीं करेगा हम, ये ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा एक दफ़ा इसको जो है ना वो मेन में चले जाते हैं, कहीं पर रिएक्ट पड़ी हुई है, ये रहा फ्रॉम रिएक्ट। भी एरर दी जा रही है, इंपोर्ट करना था, ठीक है। अब ये एरर से हमने कॉन्स लिखा हुआ था, हालांकि हमने नहीं लिखा था, इंपोर्ट कर दिया होगा,
अच्छा, uncatch error object are not valid to react child found array instead of this, ये क्यों दे रहा है? अच्छा, वैल्यू की प्रॉप्स अभी हमने पास नहीं की तो वो इसलिए हमें एरर दे रहा है। वैल्यू यहाँ पे आकर वैल्यू इज इक्वल टू ये, तो इसका हमें एरर दे रहा है कि आपने भी वैल्यू के अंदर कोई चीज़ पास नहीं की। वो हम तब पास करेंगे जब हम बैकएंड का डाटा फेच करेंगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको जो है ना वो पास नहीं करती। अच्छा, पोस्टमैन ये रहा हमारा, मैं यहीं पे आ जाती हूँ, इसको खोल लेती हूँ और एपीएस को एक दफ़ा टेस्ट करके देन हम इसको इंटीग्रेट जो है ना करके देख लेंगे। इसको क्या हो गया है? चलो, स्टक हुआ है ये, तो थंडर क्लाइंट की एक्सटेंशन थी, हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे आकर। थंडर क्लाइंट को देखा हुआ है पहले हमने। थंडर क्लाइंट ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। पोस्टमैन चल रहा है। अच्छा जी, ये थंडर क्लाइंट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे नई रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आकर नई रिक्वेस्ट करते हैं, और वो रिक्वेस्ट हमारी ये होगी कि हमने डाटा जो है ना वो डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट करेंगे http:/8000 था हमारे बैकएंड का नाम, लोकल होस्ट http://API/student/get नहीं क्रिएट, ठीक है। और बॉडी के अंदर आएंगे और अपनी जो है ना वो जेसन की फॉर्मेट में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जो है ना वो बताना पड़ेगा। इससे अच्छा हम ये यूज़ कर लेते हैं, फॉर्म इन कोड। वैसे हमने सेट तो किया था इसको नेम, और नेम हम लोग यहाँ पे आगे सबसे पहले लिख लेते हैं अली। एज ईमेल थी ali@gmail.com, और इसको रैप करना है मेरे ख्याल से स्ट्रिंग के अंदर, नहीं इसमें नहीं, जेसन में भेज देते हैं, क्या याद करेगा ये भी। तो कर्ली ब्रैकेट नेम कोलन और अली, ठीक है। ये जेसन की नोटेशन आप देख लें। ईमेल, इसमें क्या होता है कि आपकी कीज़ भी स्ट्रिंग में होती हैं और आपका डाटा भी स्ट्रिंग में होता है। ईमेल ali@gmail.com, कोमा एंटर। उसके बाद क्या था, पासवर्ड है, नंबर था। अच्छा, पोस्ट करते हैं इसको, और इसने क्या दिया है कि जी नोट फाउंड, ठीक है, API create/student नोट फाउंड, एरर आ गया है। चेक करते हैं, अब ये एरर बैकएंड का है तो फ्रंट एंड का फोल्डर पहले बंद करते हैं, बैकएंड में जाते हैं, और एरर है राउट्स की वजह से, ठीक है। वो कह रहा है कैन नॉट पोस्ट API student/student। सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट्स था, ठीक है, हमने स्टूडेंट लिख दिया, यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट मसला हमें यहाँ पे पता चल गया, एस लगाना चाहिए हमें यहाँ पे। अब चेक करते हैं चल गया तो ठीक है, चल गया, ठीक है। स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुल, एक दो स्टूडेंट्स और क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम जो है वो हमजा रख लेते हैं, और ये भी यहाँ पे आकर हमजा हो जाएगा। ये रहा अली और ये हमजा, और यहाँ पे भी जो है ना 14 ईयर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। सेंड स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैसेज देख लो, मैसेज
डाटा और उसके बाद स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आगे चलते हैं, एक और क्रिएट कर लेते हैं ताकि जब हमारे पास ये सामने आए तो कुछ इसमें डाटा जो है ना वो पहले से मौजूद हो। और कौन सा यूज़र होना चाहिए? बोल दो, कोई नाम बता दो। अच्छा चलो, जॉन एक लिख लेते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, सारी वेब डेवलपमेंट की डाल। ये स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुल गेट करना है। अब तो पोस्ट के मेथड को चेंज करेंगे, बल्कि एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं ताकि गेट भी रहे और पोस्ट भी यहीं पे रहे। तो नई रिक्वेस्ट और यूआरएल मैं पिछला ही डाल देती हूँ। सिर्फ क्रिएट की जगह हम क्या कर देंगे, एंड पॉइंट चेंज कर देंगे। क्रिएट को हमने क्या लिखा हुआ था, गेट, और मेथड यही रहेगा। और ये गेट पे हिट कर दिया हमने इसको, ठीक है। ये पहले दो काम कर लेते हैं फ्रंट एंड में, देन हम बैक एंड की तरफ वापस आएंगे और इन कामों को करेंगे। अब गेट करने के लिए हमारा यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट API 8000 स्टूडेंट और स्लैश गेट। अब इसके लिए एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आओ, एक स्टेट बनाओ, कौन और गेट स्टूडेंट्स, ठीक है, DENTS होता है, और सेट गेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू यू स्टेट, एक मिनट, ये रहा। और अभी हमें पता है कि हमारा बैकएंड से जो डाटा है वो एरे की फॉर्म में आएगा, लेकिन होगा वो जेसन की फॉर्म में, उसको हम लोग देख लेंगे, गेट स्टूडेंट टी, ठीक है। अच्छा, अब हमने बनाना है यहाँ पे आकर एक फंक्शन। अब वो फंक्शन आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट का यूआरएल बताया था कि जब भाई हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं बैकएंड से तो उसमें होती हैं चार चीज़ें। सबसे पहले आपका होता है यूआरएल, देन उसमें आपका जो है रिक्वेस्ट का मेथड, उसके बाद आपकी हेडर, और चौथे नंबर पर आपकी बॉडी होती है। वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो कस्टमाइज, लेकिन उसके लिए आप लोग यहाँ पे आ जाओ, बल्कि कर ही लेते हैं, बल्कि इधर से देख लेते हैं, कॉन्स्ट, अच्छा, क्रिएट अ कस्टम फंक्शन टू गेट दी गेट API फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। ये राज बना देगा, पहले बताएगा कि एक्सियोस को गेट करो, एक्सियोस को यूज़ करो। दूसरे नंबर पर ये हमें बता देगा कि अवेट गेट यूज़र, ये कह रहा है यूजिंग दिस इन कंपोनेंट यूजर स्टेट, भाई विदाउट एक्सियोस। बताती हूँ, एक मिनट बताती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप खुद का कस्टम फंक्शन बना लें, जैसे इसने हमें बना के दे दिया। अच्छा, मैं इसको जो है ना वो कॉपी करती हूँ, यहाँ पे आकर हम पेस्ट कर देते हैं। इस फंक्शन का नाम इसने रखा हुआ है गेट डेटा, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। आपको पता है कि बैकएंड के साथ जब भी हम काम करते हैं उसको एसिंक्रोनस और अवेट को हम यूज़ करते हैं। एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये फंक्शन हमसे क्या लेगा, ये फंक्शन करेगा काम ट्राई एंड कैच को यूज़ करते हुए। ये फंक्शन सबसे पहले लेगा एक वेरिएबल रिस्पॉन्स का और फेच करके लेके आएगा हमारी बैकएंड की API को। अब इसने जो है ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, और इस फंक्शन का नाम होगा, इस वेरिएबल का नाम होगा बेस URL इज इक्वल टू। अब बेस URL हमारे पास क्या है, हमारा ये, ठीक है, 8000 स्लैश, ये आपका क्या है, बेस
URL एज अ स्ट्रिंग आप यहाँ पे इसको पास करोगे। अब फेच के बाद अब फेच क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड। ये क्या करेगा, आप इसमें जो भी URL डालेंगे उस URL के अगेंस्ट जो भी डाटा होगा बैकएंड में वो फेच करके आपके पास ले आएगा। अब क्योंकि बेस URL क्या है आपके पास एक वेरिएबल, तो वेरिएबल को जब हमने स्ट्रिंग के साथ यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैटिक्स। तो इसने भी यहाँ पे बैटिक्स यूज़ किया वेरिएबल के नाम के लिए, डॉलर का साइन। और इसके बाद आप लिखेंगे अपने एंड पॉइंट का नाम, API। अच्छा, वहाँ पे API भी आना चाहिए था वैसे ना, ये इतना बेस URL में /8000 और उसके बाद ये भी आना चाहिए था, ठीक है। अब एंड पॉइंट खाली बचेंगे हमारे। एंड पॉइंट क्या है, /get student, ये वाला student /get। असल में एंड पॉइंट आपका यही है, लेकिन ये भी क्योंकि हमें बता रहा है ये स्टूडेंट के लिए है तो हम इसको भी एंड पॉइंट ही कंसीडर करेंगे। आप यहाँ पे आकर इसको लगा दो, ठीक है। अच्छा, आप देखो API के बाद भी स्लैश लगा दिया और इधर भी हमने स्लैश लगा दिया, तो ये डबल स्लैश हो जाएंगे, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस URL से डाटा को फेच करेंगे। जो भी डाटा आएगा वो किसमें चले जाएगा, रिस्पॉन्स में। इधर कंडीशन लगी हुई है कि इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, नहीं रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस। अगर रिस्पॉन्स सक्सेस नहीं है तो एरर थ्रो करवा दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम ये नहीं लगाते। हम इसको कहते हैं कि भाई रिटर्न कर दे, अवेट कर दे रिस्पॉन्स डॉट जेसन को, यानी रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर दे जेसन से सिंपल ऑब्जेक्ट में। रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करता है कि आपका जो बैकएंड से जेसन में डाटा आ रहा होता है उसको कन्वर्ट करता है सिंपल ऑब्जेक्ट में। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, रिटर्न के बजाय कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यानी जेसन में जो डाटा कन्वर्ट किया उसको किस में स्टोर करवा दे, डाटा के वेरिएबल में। और अगला काम क्या है, हमने इस डाटा को पास करना है इस वेरिएबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देंगे और डाटा जो है ना इसके अंदर हम पास कर देंगे, ठीक है। अब ये सारे का सारा जो डाटा है ना वो किस में चले गया, हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर, गेट स्टूडेंट्स के अंदर, बल्कि इसका नाम रखना चाहिए था खाली स्टूडेंट्स। चलो खैर, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई एरर आएगा तो ये वो एरर जो है ना वो हमें थ्रो करवा देगा। अब हमने क्या करना है, गेट डाटा की जो API है ना वो हमने पास करनी है यहाँ पे वैल्यूज में। अब फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, लेकिन इसको कॉल हम कहाँ करेंगे, अपने फॉर्म वाले कंपोनेंट के अंदर जाके या अपने टेबल के अंदर जाके, ठीक है। तो गेट स्टूडेंट्स को भी हम यहाँ से क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। और इधर भी आनी थी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आनी थी, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट आनी थी, चिल्ड्रन, हाँ अब सही है। अच्छा, वापस चलते हैं अब फॉर्म के अंदर। फॉर्म कहाँ गया हमारा, app.jsx के अंदर। अच्छा, अब क्योंकि ये फॉर्म है, हमारा जो डाटा है वो क्या है जी, एक गेट कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट API बना सकते हैं, सेपरेट पेज बना लेते हैं फाइल का। और इसमें क्या होगा, स्टूडेंट डाटा डॉट JSX, RAFCE करते हैं, एंटर करते हैं और स्टूडेंट का डाटा जो है ना वो हम लोग यहाँ पे फेच कर लेंगे, ठीक है। एक हेडिंग दे देते हैं H2 स्टूडेंट्स डाटा, ये रहा, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग बना लेंगे एक तरह का टेबल। टेबल के अंदर आपको पता है टेबल रो और टेबल हेडिंग्स होती हैं, तो टेबल रो और उसके अंदर हम लोग डालेंगे टेबल हेडिंग्स। एंटर एंटर एंटर, 5 फील्ड्स थी। फर्स्ट वाली क्या थी, नेम। यहाँ तक समझ आ रही हैं चीज़ें। अच्छा, इसके बाद क्या थी, ईमेल। और इसके बाद क्या आएगा हमारा, पासवर्ड। इसके बाद आएगी हमारे पास एज और देन आएगा हमारा कोर्स, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, ये एक आपका टेबल बन गया होगा। ये अभी डिस्प्ले नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने इसको जो है ना वो कॉल नहीं किया। तो ऐप के नीचे जाकर जो है ना, ऐप के अंदर कॉल किया हुआ हमने फॉर्म को, अच्छा ऐप के अंदर ही बना दिया हमने। चलो इसके नीचे आकर ये रहा स्टूडेंट डाटा, एंटर और ये रहा, ठीक है। तो ये आ रहा होगा कुछ
एरर के साथ ये क्या कर रहा है, उसी को सर्च करने बैठ गया। एंटर। अच्छा जी, कंसोल में ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे एरर क्या आ गया है। मेन डॉट src एरर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, इसको एक दफ़ा बंद करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं। कंट्रोल सी, npm run dev। h2 डाली तो हुई है हमने भाई। कुछ लिखा हुआ है हमने कहीं पे, स्टूडेंट डाटा डॉट jsx पूरा टेबल बनाया हुआ है और स्टूडेंट डाटा को हमने ऐप डॉट jsx के मेन डॉट jsx के अंदर आकर कॉल भी किया हुआ है। कंट्रोल एक्स, और इसके अंदर अगर हम लोग ये डाल दें, वैसे इसका ज़रूरत तो नहीं है लेकिन करके देख लेते हैं। नहीं जी, कोई एरर नहीं शो करवा रहा और ना ही ऐप को जो है ना रन कर रहा है। तो टू हिडन नो इश्यूज, तो फिर क्यों नहीं इसको चला रहे भाई। चलो चलते हैं अभी चैट जीपीटी के पास और फिर उससे पूछते हैं, क्योंकि वही इस मसले का बता रहा है। सबसे पहले तो वो ये बताएगा कि ये आपने गलत किया हुआ है, लेकिन फिर भी लेके चलते हैं। एक ये रहा और दूसरा हमारा ऐप डॉट jsx। इसका तो कोई एरर ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगले को हमने एक बात समझानी है तो हम इसको पूरा कोड जो है ना अपना बता देंगे कि भाई ये काम किया हुआ हमने, अब देख लो इसमें अगर कोई गलती है तो हमें बता दो। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और कॉन्टेक्स्ट जो हमने बनाया है वो भी हम लोग लाजमी इसको प्रोवाइड करेंगे। चिल्ड्रन लिखना था, चाइल्ड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो फाइल बनाई थी ये वाली, इसके अंदर चाइल्ड लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखना था चिल्ड्रन, ठीक है। पैरामीटर के नाम में गलती है एक तो पता चली, आगे चलते हैं जिसको लेकर अब चल गया। वही चाइल्ड और चिल्ड्रन का जो था ना वो मसला था, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एक सिंटैक्स होता है कि ये चिल्ड्रन नाम रहेगा इस पैरामीटर का, तो हमने उस पैरामीटर का नाम जो है ना वो चाइल्ड रख दिया था। अच्छा, अब चलते हैं जी स्टूडेंट डाटा वाले पेज में, और यहाँ पे हमने देखें कि ये नीचे हमने एक टेबल बनाया हुआ था, ये रहा, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी को दे देते हैं यहीं से इसको कि style this table using tailwind। उसने उसको भी रिमूव कर दिया जो एम्प्टी फ्रेगमेंट हमने लगाई थी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये देखिए ये रहा टेबल। तो हम स्टूडेंट डाटा में वापस आते हैं, कंट्रोल वी, और टेबल को जो है ना वो यहाँ पे ये रहा जी टेबल, ठीक है। ऐसे ये टेबल बना दिया। अच्छा, अब क्या काम होगा कि हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे, और पहले तो डाटा जो है ना वो गेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसने स्टैटिक डाटा डाल दिया है, हमने यहाँ पे डायनामिक डाटा डालना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा खाली करती हूँ। अब कॉन्टेक्स्ट में आते हैं,
हमने बनाया हुआ है फंक्शन गेट स्टूडेंट वाला। ये फंक्शन हम कब कॉल करेंगे? अभी आप देखो एपीआई हमारी हिट नहीं हो रही, बैकएंड से डाटा नहीं आ रहा। ये फंक्शन मैं यहाँ पे आकर अपनी हुक यूज इफेक्ट की बेस पर कॉल करूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उस फंक्शन को वहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ गेट डाटा और स्टूडेंट डाटा को। अब मैंने इनको पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट का तरीका क्या है? कौन डी स्ट्रक्चर ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो इसका नाम क्या है? दोनों को ही गेट कर लेते हैं, गेट स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट डाटा। कंट्रोल वी, और ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे, इसका नाम क्या है फंक्शन का? ये कॉन्टेक्स्ट डाटा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आकर आप क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट डाटा ए हटा के दोबारा लगाएंगे, तो ये रहा। ठीक है, अब गेट डाटा आपका क्या है? एक फंक्शन। ये फंक्शन आपका तब चलेगा जब आपका कंपोनेंट जो है ना वो क्या होगा? माउंट होगा, यानी फर्स्ट टाइम वो कंपोनेंट आपका जो है वो स्क्रीन पर शो होगा। यूज इफेक्ट हुक का याद होगा किसी को? लाइफ साइकिल्स कंपोनेंट्स के यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक आपकी एक ऐसी हुक है जो कंपोनेंट के लाइफ साइकिल्स के साथ काम करती है। यानी अगर आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है, आपने पेज को रीलोड किया, रीलोड के बाद आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम आपको ब्राउजर पे शो हुई, तो ये क्या है? आपका कंपोनेंट माउंट होना। आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस की, ये क्या है? अपडेट करना कंपोनेंट को। आपका काम इसके साथ कंप्लीट हो गया, आप वेबसाइट को बंद करके सेकंड पेज पे चले जाते हैं, तो ये क्या होता है? आपका अनमाउंट करना। ठीक है, तो ये इन फील्ड्स, इन फेसेस के साथ आपका जो है ना यूज इफेक्ट हुक काम करता है। तो मैं यूज इफेक्ट हुक को बताती हूँ कि भाई तुमने गेट करना है मेरे फंक्शन को, लेकिन तब करना जब मेरा फंक्शन, जब मेरा वेब पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, कंसोल में चले जाएं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फेल टू फेच गेट डाटा। अच्छा, नेटवर्क्स में चले जाते हैं। हमने बात की है शायद कि नहीं की, कि जब ये एपीआई के साथ काम करना होता है तो आप नेटवर्क्स में आते हैं, या आपको बताते हैं कि आपकी एपीआई हिट हुई है या नहीं। पेज को रिलोड करते हैं, तो ये मेरी एपीआई हिट हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ गया है स्टूडेंट्स गेट कोड्स का। तो ये एरर लास्ट टाइम भी आया हुआ था हमारे पास, लेकिन चले। अच्छा, इसके लिए क्या है कि 8000 पोर्ट तो हमने यूज़ किया हुआ है, लेकिन फिर ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे आकर एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे लगानी है, और कोर्स का डाटा अब तो नहीं एरर आना चाहिए वैसे, जितना हमने इसके ऊपर क्लियर चीज़ों को रखा हुआ है। मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर चले जाते हैं, मेन डॉट एचटीएमएल के अंदर, मेन डॉट जेएस के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस सॉरी, और इसमें देखते हैं, इसको ये वाली फाइल देते हैं। हालांकि हमने सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, अच्छा ये, अच्छा कोर्स क्या होता है? क्रॉस ओरिजिन, क्या कहता है? सिक्योरिटी सर्विस रिसोर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब क्या है क्रॉस ओरिजिन का? क्या मतलब है कि डिफरेंट डिवाइसेस पे आप क्या कर रहे हो? रिसोर्सेज को शेयर करने की कोशिश कर रहे हो, यानी बैकएंड का डाटा फ्रंट एंड का फ्रंट एंड से डाटा बैकएंड की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हो। अब क्या होता है कि ब्राउज़र जो है ना वो इस चीज़ को कभी कभी बैकएंड जो है ना वो इस चीज़ को ब्लॉक कर देता है। अब सम टाइम, इससे पहले जब मैंने चीज़ें करवाई हुई हैं स्टूडेंट्स को, तो तब हमने इसको यूज़ नहीं किया था। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भाई कोर्स को यूज़ कर लो और उसको बता दो कि फ्रंट एंड से किस यूआरएल से रिक्वेस्ट आएगी, यानी फ्रंट एंड का यूआरएल कौन सा है जिससे आप बैकएंड को एक्सेस करने की कोशिश करोगे। तो हम ये वाली जो चीज़ है ना इसके अंदर लगा कर देख लेते हैं, लेकिन पिछले अभी तक जितनी चीज़ें की हुई है ना हमने,
ये वैसे ही काम हो जाता है लोकल होस्ट 8000 के साथ ही। लेकिन चलो कॉपी करते हैं इसको, और npm इंस्टॉल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे आकर इसको जो है ना हम लोग यूज़ कर लेते हैं कोर्स को। और इसको मैं बता भी देती हूँ आपको कि इसका क्या, ये कोड 3 लाइनों का क्या मकसद है। ये रहा npm इंस्टॉल, बैकएंड में इंस्टॉल करना है, और ये लिंक भी बैकएंड के साथ करना है। ओरिजिन यानी फ्रंट एंड से कौन से यूआरएल से आपको रिक्वेस्ट आई, और वो यूआरएल है ये, कहाँ पे, नहीं ये फ्रंट एंड का यूआरएल है, फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड किस पोर्ट पर रन हो रही है वो ये है। तो आपने फ्रंट एंड का यूआरएल बताना है कि भाई तुम्हें इस यूआरएल से बैकएंड में रिक्वेस्ट आएगी, तो तुमने डाटा जो है ना वो अलाउ कर देना है। मेथड्स कौन कौन से, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, यानी ये 4 मेथड हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, अलाउ कर देना। क्रीडेंशियल्स जो है हम लोग भेजेंगे वो आपने क्या कंसीडर कर लेना उनको ट्रू। तो ये काम किया। अब चेक करते हैं इसको एक दफ़ा, कंट्रोल सी करते हैं, npm run dev, और वो भी क्रैश होके बैठी हुई है। start app node mon was crashed waiting for the changes। अच्छा कोर्स को हमने इंपोर्ट नहीं किया, const course is equal to required course। ठीक है, चेक करते हैं चलता है कि नहीं। चल गया जी सर्वर बैकएंड का, ठीक है। अब चेक करते हैं जरा फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करके, भाई हो जी, हो गया, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे रेड आइकन आ रहा था जिससे पता चला था कि बैकएंड पे हमारी रिक्वेस्ट जो है ना वो नहीं गई, लेकिन अब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो बैकएंड पे चले गई है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट का आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब देखो हम इसको खोलते हैं, तो गेट का मेथड था, यूआरएल हमारा ये था, रिस्पॉन्स क्या आया हमें 200। ओके, प्रीव्यू करते हैं, आया क्या है हमें रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स में जी प्रीव्यू में आया जी एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर है 3 चीज़ें, मैसेज, डाटा, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, मैसेज और डाटा। डाटा को ओपन करते हैं, डाटा एक क्या है, एरे, और इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये चीज़ 3 चीज़ें। और अगर रिस्पॉन्स को देखोगे तो ये खोल के बता देगा, पहले मैसेज है, फिर डाटा है, और ये सारे का सारा। अब हमने क्या करना है, डाटा तो बैकएंड से आ गया है, उसको लिंक करना है फ्रंट एंड के साथ, और इस टेबल में इसको क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले स्टूडेंट डाटा के अंदर जाना पड़ेगा, और अब ये जो सारे का सारा डाटा है ना बैकएंड से, वो डाटा आके स्टोर हो चुका है गेट स्टूडेंट के स्टेट के अंदर, और ये स्टेट आप लोगों के पास आ रही है यहाँ से, ठीक है, गेट स्टूडेंट और गेट सेट स्टूडेंट। मैंने क्या किया, बैकएंड से जो डाटा मेरा आ रहा था ना वो मैंने पास कर दिया सेट गेट स्टूडेंट्स के अंदर। अब डाटा यहाँ से कहाँ चले गया, इस स्टेट के अंदर, और इस स्टेट को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया था, गेट स्टूडेंट्स को किया, हाँ गेट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मेरी स्टेट का नाम है। और यहाँ पे अगर मैं गेट स्टूडेंट्स को कंसोल करती हूँ, CLG गेट स्टूडेंट्स, और ये रहा गेट स्टूडेंट्स। यहाँ पे आते हैं, और अगर कंसोल को चेक करेंगे तो ये देखिए गेट स्टूडेंट्स के अंदर सारे का सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। अब गेट स्टूडेंट्स के अंदर एरे कौन सी है हमारी, डाटा की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर एक स्टेट बना लेते हैं, बल्कि बनाने की ज़रूरत नहीं है। गेट स्टूडेंट्स को ये जो डाटा आ रहा है, टेबल रो 2 आ रही है, मैं इनको रिमूव कर देती हूँ, एक ही टेबल रो रख लेती हूँ, और इसको जो है ना वो कट करके मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि भाई जो गेट स्टूडेंट्स के अंदर डाटा की एरे है ना, उसको आप क्या करो, यहाँ पे मैप करवा दो आइटम और इंडेक्स के साथ, और फिर क्या करो, इसको पेस्ट कर दो। अब आप देखना मैंने एक टेबल रो रखी है, आपको यहाँ पे आकर 3 रोज शो होंगी, लेकिन सेम नाम, ईमेल और पासवर्ड के साथ। अब हालांकि होना ये चाहिए था कि जो नाम, ईमेल, पासवर्ड डाटा यहाँ से आ रहा है ना वही हमें यहाँ पे शो होता, लेकिन ऐसा काम यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि हमने इनको इनके साथ लिंक ही नहीं किया हुआ। तो आ जाते हैं वापिस, सारा की जगह क्या करेंगे, आइटम डॉट नेम, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, आइटम डॉट ईमेल, यानी आइटम
यानी डाटा के अंदर जो भी डाटा था वो सारे का सारा डाटा आइटम के अंदर कॉपी हो चुका है, और अगर आइटम के अंदर कॉपी हो चुका है तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स अगर आपने गेट करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट ये वाली चीज़, ठीक है, कोड्स, क्रिएट, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें। तो ईमेल है तो हम यहाँ पे आके करेंगे ईमेल, उसके बाद पासवर्ड है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आइटम डॉट पासवर्ड, उसके बाद आइटम डॉट एज, और उसके बाद आइटम डॉट, ठीक है, ये रहा। आ जाते हैं वापस, ये खुल गया, अब इसकी कमी थी, ये रहा। आ जाते हैं, वही डाटा आ गया जो बैकएंड से आप भेज रहे हो, ठीक है, अली, हमजा, जॉन, और ये रहा सारे का सारा डाटा, ठीक है। यहाँ पे क्यों शो करवा रहे हैं, वैसे ही हमारा दिल कर रहा था, ठीक है। हमने टेस्ट करना था कि बैकएंड से गेट की एपीआई अगर हम हिट करें तो डाटा किस तरह से फ्रंट एंड पे आता है। आ गया, अब रजिस्टर करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब जो डाटा कंसोल में शो हो रहा था ना, अब उसको कंसोल के बजाय कहाँ शो करवाना है, डेटाबेस में। अभी आप मसला देखो, राइट क्लिक, फिल दिस फॉर्म, डाटा, ये वेंडे नाम का एक बंदा हमने ऐड करवाने लगे हैं, इसको रिमूव करते हैं, नीचे देख लो 3 डाटे आ रहे हैं, ठीक है। सबमिट, डाटा यहाँ पे फ्रंट एंड पे सबमिट हो रहा है, बैक एंड में जा नहीं रहा। और एपीआई भी अगर आप देख लो नेटवर्क में, तो एपीआई भी हमारी हिट यहाँ पे जो है ना वो नहीं कर रही, नेटवर्क एपीआई भी हिट नहीं की, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसको जो है ना डाटे को बैकएंड में भेजना है। तो भेजने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा से कॉन्टेक्स्ट में आना है, एक फंक्शन बनाना है, इसी को जो है ना बल के कॉपी कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं क्रिएट डाटा, ठीक है। अब क्रिएट डाटा में आएंगे हमारा प्रॉम्प्ट्स, यानी हमारा डाटा। ये डाटा क्या होगा, जो हम लोग फ्रंट एंड से चीज़ें भेज रहे हैं वो डाटा आएगा जी हमारा यहाँ पे। इसको हम लोग ज़रा कॉपी करते हैं और बैकएंड इसके पास ले जाते हैं, क्रिएट दी फंक्शन टू पोस्ट डाटा। ये डाटा पोस्ट करने के लिए मेरा जो फंक्शन है ना वो बना के दे देगा, ये रहा, ठीक है। हम उस फंक्शन को यहाँ पे क्या हो गया है, पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसने अपने से भी फनकारियाँ यहाँ पे लगा दी हैं, चलो। अच्छा जी, ये क्या करेगा, सबसे पहले क्रिएट डाटा के लिए वही ट्राई एंड कैच, कॉन्स्ट करेगा, अवेट करेगा, फेच करेगा। ये यूआरएल आपका आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रिएट का। मेथड आपका आ गया पोस्ट का, हेडर आ गया आपका कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन और जेसन। अब जो भी बॉडी आ गई, ये 4 चीज़ें मैंने कही थी, यूआरएल, मेथड, हेडर और बॉडी। बॉडी में जब भी डाटा आपने बैकएंड में भेजना है तो उसको कन्वर्ट क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आप कन्वर्ट कर देंगे अपने डाटा को, जो भी आप फ्रंट एंड से उसको भेजेंगे। अब रिस्पॉन्स अवेट करेंगे, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी रिस्पॉन्स रिजल्ट आएगा ना उसको जो है ना आपने यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो पास कर देना है, गेट स्टूडेंट डाटा रिजल्ट। और उसके बाद आपने क्या कर देना है कि एपीआई जो है ना रिजल्ट की वो हिट कर लेनी है, ये जो एपीआई है, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, कंट्रोल दी, इसने पहले क्या किया हुआ था, अच्छा इसने क्या किया हुआ है कि जो प्रीवियस डाटा था उसको प्रीवियस डाटा ही रहने दिया, और रिजल्ट जो है ना वो हमारा पास कर दिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेट डाटा के अंदर रिजल्ट डायरेक्ट पास कर देते हैं, ठीक है, जो जेसन कन्वर्ट होकर आया है। और उसके बाद इस फंक्शन को हम पास करते हैं कहाँ पे, इधर से एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ आकर हम फॉर्म के अंदर वो जो ऐप वाला फॉर्म था इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट, ये रहा क्रिएट डाटा इज इक्वल टू, ये कहाँ से आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट डाटा के अंदर, ठीक है, ये रहा। अब क्या करेंगे, ये जो काम कर रहे हैं ना हम, इसकी जगह हम करेंगे कि क्रिएट डाटा के अंदर
पास कर दो सारे का सारा डाटा। ठीक है, अब जब हम सबमिट करेंगे ना फॉर्म, यहाँ पे आ जाओ, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, राइट क्लिक, फिल दिस फॉर्म, सबमिट, एरर 400 और स्टूडेंट वैलिडेशन फेल, एज जो है ना वो 5 साल इज लेस देन एंड मिनिमम क्या कह रहा है, पाथ एज इज लेस देन मिनिमम अलाउड एज 10। लो अच्छा 5 जो है वो लेस देन था, तो वो कह रहा है कि मिनिमम एज जो है ना वो आपकी 10 साल से 10 साल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम 15 साल करके इसको सबमिट कर देते हैं। डाटा हमारा सबमिट हो गया, ये रहा मैसेज आ गया आपको, स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये डाटा था, हेडर चेक कर लो, मेथड थी आपकी पोस्ट 201 क्रिएटेड, पोर्ट नंबर था 8000 और रिस्पॉन्स भी स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर आते हैं कंसोल में, एक एरर स्टूडेंट डाटा मैप इज नॉट अ फंक्शन, ये एरर आ रहा है जी हमें फ्रंट एंड पे, बैक एंड का कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, स्टूडेंट गेट स्टूडेंट डाटा डॉट मैप, और यहाँ पे आकर इसको कहते हैं कि जब डाटा फैच हो जाए ना, तो उस वक्त हमारा जो फंक्शन था गेट डाटा वाला, जो स्टूडेंट्स को गेट करता है, उसको कॉल कर देना, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्रिएट करती हूँ और उसके बाद जो लेटेस्ट मेरे स्टूडेंट्स आएंगे मैं उनको यहाँ पे फैच कर लूँगी। अब चेक करते हैं। अच्छा अब आप देखो 4 स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे, बड़िएड पता नहीं क्या ये औखा सा नाम ही है, ये जो हमने अभी क्रिएट किया था। नेटवर्क में चले जाते हैं और ये देख लें, वेबर हमने अभी क्रिएट किया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोबारा मैं इसको कट करती हूँ, नया स्टूडेंट क्रिएट करती हूँ, फेक फिलर, फिल दिस फॉर्म, हेला के नाम से ये आ गया है, सबमिट करते हैं, इसको क्रिएट हो चुका है, ये रहा, गेट करते हैं, ये आपके 4 स्टूडेंट जो है ना हेला ये आपके पास आ गए, और उसको जाके दोबारा हिट करते हैं तो ये रहा हेला भी आपके पास यहाँ पे आ गया। यानी आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना ये उन सबको क्या कर रहा है, इजीली क्रिएट कर रहा है और फैच कर रहा है। अब आपको पोस्टमैन की ज़रूरत नहीं है क्रिएट और फैच करने के लिए। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ना जो हमने काम इसका चेंज किया था ना, ये रहा, और क्रिएट डाटा पास करते हैं इसको यहाँ से। आप चेक करते हैं कि पेज को ये रीलोड एंड करता है या नहीं। नया डाटा फिल किया, ये क्योन के नाम से आ गया है, सबमिट करते हैं इसको, फिर ये एरर दे देता है कंसोल में, टाइप एरर प्रीवियस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पे आके रिजल्ट को बंद करते हैं और अच्छा जी, हाँ जी, ये अच्छा ये जो फंक्शंस है ना ये आपके बने बनाए भी आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट ये काम करना है कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका नाम है जी एक्सियोस, आपने उस एक्सियोस को यूज़ कर लेना है। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि ये मिस एक्सियोस क्या है, तो ये जो आप कस्टम काम कर रहे हो ना इतना सारा, ये जो आप फंक्शंस बना रहे हो, इन फंक्शंस के बजाय आप जो है ना वो अपने बिल्ट इन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है एक्सियोस। npm इंस्टॉल और एक्सियोस, सबमिट करते हैं और गलत कर दिया है एक्सियोस। ठीक है, इस पे चले जाते हैं, यहाँ पे आकर जरा इसको कह देते हैं कि यूज़ एक्सियोस हियर। ठीक है, अब ये बता देगा कि किस तरह से npm इंस्टॉल एक्सियोस करना है। उसके बाद जो है ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आपने जाना है। आ जाए नीचे क्लास है आज, ठीक है, ऊपर कौन कौन सी क्लासेस हैं, बैठ जाए बैठ जाए। आ जाए, अच्छा जी, ये रहा वो जो हम इतने लंबे लंबे फंक्शंस बना रहे थे ना, उसके लिए आसान काम यही है कि आप जस्ट अपना एक्सियोस को यूज़ करें। एक्सियोस सिर्फ आपसे 2 चीज़ें लेता है, एक आपकी रिक्वेस्ट का मेथड, दूसरा किस यूआरएल पे आपने रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, बस ये चीज़ें देखो, अवेट एक्सियोस डॉट गेट
गेट का मेथड और आपका जो भी यूआरएल है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आप अपनी स्टेट में पास कर लेंगे। जस्ट ये इतना सा काम। अगर आपने क्रिएट करना है तो क्रिएट के लिए आप पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा वो आप अपनी स्टेट में पास कर लेंगे। ये काम आपके लिए यकीनन ज़्यादा आसान होगा, तो आप इसी काम को यूज़ करें। एग्जीक्यूट गेट पोस्ट, हाँ इसमें 4 चीज़ें भेजने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, आपका मेथड और यूआरएल। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैं यहाँ पे आके आपको दिखा देती हूँ कि हमने फंक्शन बना लिया है। अच्छा, ये इसको मैं बंद करती हूँ, ये रहा। इसके आगे कोर्स के अंदर मैं एक एक्शन का बटन पास कर देती हूँ। जगह नहीं है, समसा पता नहीं क्या नाम है, बैठ जाए। अच्छा, स्टूडेंट डाटा, और इसके अंदर कंट्रोल ई करते हैं और एक्शन की जो है ना मैं एक फील्ड बना देती हूँ। ये रहा जी आपका एक्शन, और एक्शन के अंदर आएंगे जी 2 बटन, आप लोगों को पता है, एक एडिट का और कौन सा, डिलीट का। एडिट, और बल्कि एक फील्ड, 2 फील्ड बना देती हूँ मैं, एक एडिट की और एक डिलीट की। डिलीट, एडिट के अंदर एडिट और डिलीट के अंदर आएगा डिलीट। ठीक है, ये एडिट डिलीट। ठीक है, जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यही स्पेसिफिक यूज़र जो है वो आपका एडिट हो जाए, और जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाए। आसान काम बता देती हूँ, ये रहा। नेटवर्क कंसोल में आ जाए, यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा, डाटा जो आ रहा है ना उसके अंदर देखिए आईडी आ रही है एक अंडरस्कोर। ठीक है, ये रही अंडरस्कोर आईडी। जब आप एडिट के बटन पे क्लिक करें तो ये अंडरस्कोर आईडी जो है ना वो आपने कंसोल करवा लेनी है, और फिर कंसोल करने के बाद इसको जो है ना बैकएंड पे भेज देना है। बैकएंड इस चीज़ को एडिट कर देगा। बैकएंड की एपीआई जो हमने बनाई हुई है ना, गेट की, अपडेट की, वो तो मैंने यूज़ करके दिखा दी है। आपने अपडेट की और डिलीट की को यूज़ करना है, और ये दोनों आपकी होंगी एडिट पे। यहाँ पे आके आप बना लेंगे ऑन क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा जी, पास कर देंगे हम लोग के आइटम, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, और ये रहा। और इधर आपने जो भी स्टेट, जो भी आपके फंक्शन का नाम होगा, चाहे वो अपडेट बन रखा हुआ है या जो भी आपके फंक्शन का नाम होगा, आप उसको जो है ना वो अपनी आईडी इस तरह से पास कर देंगे, आइटम अंडरस्कोर आईडी। एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो आईडी फंक्शन में चल जाएगी, डाटाबेस बैकएंड इसको भी खुद ब खुद डिलीट कर देगा। एडिट करना है तो एडिट में भी यही फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये काम आप लोगों ने जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में करना है। और क्योंकि पूरा वीक है आप लोगों के पास, तो एक काम करते हैं, फ्रंट एंड नहीं बनाना, बैक एंड बनाना है ना, बैक एंड बनाना है। तो एक वेबसाइट दे देती हूँ छोटी सी। अच्छा, एक वेबसाइट है हमारे पास, उसका नाम क्या था, रेस्टोरेंट। नहीं नहीं, लास्ट सेकंड लास्ट क्लास है आपकी उस दिन। ये रही, क्या है, हाँ फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है आप लोगों ने, उसकी बेस पे ही वो मिलेगा सर्टिफिकेट। मिल गया आप लोगों को, नहीं मिले, ठीक है। अच्छा जी, ये कोड की वेबसाइट है। सबसे पहले जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले करनी है R&D, रिसर्च एंड उसकी सर्च, जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी कहते हैं उसको। आपने क्या करना है जी, अपनी वेबसाइट को जो भी बनानी है पहले उसकी रिसर्च करनी है। एक में कर देती हूँ, फिर उसी से ले लेना, ठीक है। अच्छा, रिसर्च करनी है आप लोगों ने कि भाई ये वेबसाइट हम बना रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि आपके सामने एक वेबसाइट आएगी,
जो आसान काम है वो यही किया जाता है कि यूआरएल उठा के चैट जीपीटी को दे दिया जाता है, उसकी जो बेसिस होती हैं वो चीज़ें जो है वो आपको बता देता है, आप उसको कॉपी पेस्ट करके तो काम कर लेते हो। लेकिन नोट सिक्योर, इसको क्या मसला है? हाँ, चैट जीपीटी, डीपसीक, कर्सर, हाँ हाँ होते हैं। अच्छा ये एक मिनट चल जाए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी हुई रेस्टोरेंट। अच्छी वेबसाइट है। मेन्यू में चले जाए ज़रा। अच्छा जी ये वेबसाइट है आपकी, ये बनानी है, ठीक है। देखिए होम का पेज है, ये जो चीज़ें हैं ना ये आप स्टैटिक भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है। आवर स्टोरी भी चले स्टैटिक रह सकती है। छोटा सा बताती हूँ, आवर शेफ ये आपने डायनेमिक करना है, ठीक है। आवर शेफ पे जब मीट पे क्लिक करें तो कुछ 4-5 शेफ निकल आए, जैसे इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने शेफ का नाम, शेफ की नहीं नंबर क्या करना है हमने, शेफ का नाम और उसके बारे में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे आ जाए। इसके लिए सिंपल आपके क्रड ही बनेंगे बैकएंड के ऊपर। आपकी दो वेबसाइट बनती है, एक एडमिन पैनल और एक आपकी सिंपल वेबसाइट। ये यूज़र की वेबसाइट है और दूसरी है एडमिन की वेबसाइट, जहाँ से एडमिन अपने शेफ्स को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। आपने एक बैकएंड बनाना है, जैसे शेफ के लिए अगर हम बात करें ना तो बैकएंड पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे ही मॉडल्स के अंदर एक मॉडल बना लेंगे शेफ का, EIF ऐसे ही है, chef.js। इसके अंदर हमने दो फील्ड्स कही हैं, नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन। तो नेम और डिस्क्रिप्शन के आप दो जो है ना वो यहाँ पे एक मॉडल बना लेंगे जिसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, नेम और शेफ की डिस्क्रिप्शन। फिर उसी का कंट्रोलर बनेगा और उसी का ग्रेड बनेगा। और एक तीसरी चीज़ डाल दें, तस्वीर, इमेज, ठीक है। इमेज भी आप, इमेज के लिए आप लोग एक थर्ड पार्टी चीज़ है Base64, आप वो यूज़ करेंगे। Base64 क्या करता है कि आपकी इमेज को कन्वर्ट कर देता है एक स्ट्रिंग में और उसको आपकी डाटाबेस के अंदर जाके जो है ना वो स्टोर करवा देता है। इसको आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी, Base64, ये आपने डालना है और क्रेड बना के लेके आना है अपने शेफ का। एक मिनट। और दूसरे नंबर पर जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो है मेन्यू। मेन्यू का भी क्रेड, मेन्यू में क्या आएगा, टाइटल यानी ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्टार्टर है। इसको ज़रा आप एक्सप्लोर करके आइएगा, R&D शेफ करके आना है लेकिन बाकियों के ऊपर R&D करके आना है। और 216 ठीक है जी, दोनों में आ गया 16 और 17 में। रिकॉर्डिंग ले लें।